सुर्खियों में। नमस्कार, आकाशवाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। एकता और अनुशासन, जी हां, यही ध्येय वाक्य है एनसीसी का। एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी का उद्देश्य युवा नागरिकों के बीच अनुशासन, चरित्र, भाईचारे, साहस की भावना और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों को विकसित करना है। इतना ही नहीं, इसका उद्देश्य युवाओं के नेतृत्व के गुणों को जगाना भी है, जो राष्ट्र की सेवा करते हैं, चाहे वे किसी भी करियर का चयन करें। ये युवा को सशस्त्र बलों में करियर चुनने के लिए भी प्रेरित करता है। एनसीसी क्या है, युवाओं के लिए इसका क्या महत्व है और इसके गठन के पीछे उद्देश्य क्या था और उसमें कितनी कामयाबी मिली, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी महानिदेशालय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल A.K. महाजन। सर, आकाशवाणी परिवार की ओर से आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि एनसीसी क्या है और इसका इतिहास क्या है? एनसीसी एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत की स्वतंत्रता से पहले भी शुरू की जा चुकी थी। पहले इसको यूनिवर्सिटी कोर के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद 1948 में पार्लियामेंट के एक्ट के तहत इसको पास किया गया और इसको एक नया स्वरूप और या एक नया नाम दिया गया, जिसको हम आज के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर। और 1948 से लेके आज तक इसको इसी नाम से जाना जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन पहले ये सिर्फ बॉयज़ के लिए शुरू की गई थी। जी सर। बाद में इसके अंदर लड़कियों को भी जोड़ा गया। पहले इसमें सिर्फ आर्मी थी, बाद में इसमें नेवी और एयरफोर्स को भी जोड़ा गया। तो आज की डेट में यदि हम माना जाए तो ये एक ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर दोनों ही विंग हैं हमारे पास। जी सर। अपना आर्मी का विंग, तीनों विंग हैं, आर्मी का विंग, एयरफोर्स का विंग और नेवी का विंग। और दो इसमें भाग माने जाते हैं, यानी कि एक जूनियर भाग और एक सीनियर कैडेट्स के लिए भाग। तो ये एनसीसी की टोटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसको एक लेफ्टिनेंट जनरल कमांड करते हैं। आज की डेट में हमारे डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, जो कि दिल्ली में बैठते हैं। और इसके अंदर 17 डायरेक्टरेट हैं। जी सर। जो कि एनसीसी के पूरे राज्यों में फैले, मतलब देश के पूरे राज्यों में फैले हुए हैं। कुछ राज्यों में कुछ डायरेक्टरेट ऐसे हैं जो 2 या 3 स्टेट्स को इकट्ठा देखते हैं। कुछ डायरेक्टरेट ऐसे हैं जो प्योर एक स्टेट को देखते हैं। जैसे आप हमारा डायरेक्टरेट मानिए, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखता है, जबकि आप यूपी के डायरेक्टरेट को देखेंगे तो वो सिर्फ यूपी के स्टेट को देखता है। इस प्रकार से पूरी देश की एनसीसी को इन 17 डायरेक्टरेट से हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी दिल्ली से कंट्रोल करते हैं। और देश के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, देश के अंदर एनसीसी की फुटफॉल है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एनसीसी है। टोटल एनसीसी के अंदर 825 आर्मी की यूनिट हैं जो आर्मी की ट्रेनिंग देती हैं। 62 हमारी एयर की यूनिट हैं और 71 नेवी की यूनिट है। इस प्रकार से हम पूरे देश के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ट्रेनिंग देते हैं। जी सर। सर, ये आपने बहुत बेहतर जानकारी दी कि विस्तार से कि कितने सेंटर हैं, कितना क्या है। और अगर हम सर इसकी एनसीसी के गठन के पीछे का उद्देश्य अगर जानना चाहें कि क्या उद्देश्य था और कितने इसमें कामयाबी मिली? जब देश आज़ाद हुआ तो पहले भारतीय सशस्त्र सेना को ब्रिटिश आर्मी कंट्रोल करती थी, तो वी वर नोन एज द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय फ़ौज अपनी एम्बलम के नीचे आ गई। भारतीय फ़ौज, जब इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी उसके तहत, तो उस समय तादाद फ़ौज की इतनी ज़्यादा नहीं थी। और आप जैसे जानते हैं 47 इंडिपेंडेंस के बाद इमीडिएटली हमारी पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध हुआ था। तो उस समय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर जवानों को फीड करने के लिए एनसीसी की ऑर्गेनाइजेशन का गठित किया गया था, ताकि हम एनसीसी के अंदर इनको ट्रेनिंग दे सकें और ये आसानी से फ़ौज के अंदर भर्ती हो सकें। इसलिए उस समय इसको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी माना जाता था। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती थी, यदि देश लड़ाई पे जाता था, फ्रंट लाइन पे तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की लड़ाई चलती है, पर सेकेंड लाइन में एनसीसी के कैडेट्स को भी
डिप्लॉय किया जाता था। इसीलिए उस समय जो हमारी यूनिट्स के नाम हैं वो इस प्रकार से दिए गए थे, जैसे आर्मर्ड स्क्वाड्रन, आर्टी बैटरीज और सिग्नल कंपनीज, इस प्रकार से दिए गए थे, क्योंकि ये जनरली नॉर्मली आर्मी की यूनिट्स के नाम होते हैं जो एनसीसी को भी दिए गए थे। जी सर। पर 62 की लड़ाई के बाद जब चाइना के साथ लड़ाई हुई, तब तक इंडियन आर्मी का मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन काफ़ी हद तक हो गया था या इन द प्रोसेस था। उस समय फिर ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की से हमारे का एम को हटा दिया गया, पर फिर भी हम अपने कैडेट्स को अपना आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेन करते रहते हैं। अभी भी हम रिस्पॉन्डर हैं, जरूरत पड़ती है तो नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी हमारे कैडेट्स को बुला सकती है। जी सर। सर, एक एनसीसी के जो कैडेट रहते हैं उनको ये माना जाता है कि वो बहुत ही अनुशासन में रहते हैं, और तो मैं इसी से जुड़ा हुआ है कि छात्र जीवन में जो एनसीसी है उसका कितना महत्व है। इसी हमारा आप मोटो जैसे आपने स्टार्टिंग में बनाया, इट इज़ डिसिप्लिन एंड अपना यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो एक छात्र के जीवन में चाहिए क्या? एक तो उसके अंदर डिसिप्लिन होना ही चाहिए, और दूसरा यदि वो अच्छा छात्र है, अच्छा देश का नागरिक बनता है, यानी कि उसका मेन मुद्दा है कि देश को इकट्ठा रखना है। तो ये हमारा एनसीसी का मोटो ही ये है। इसलिए हमारा मानना है कि यदि हम नेसेंट स्टेज, जब बच्चा छोटा होता है, यदि उसके अंदर ये भावना पैदा कर सकें देश के लिए कि देश एक है और देश को आगे लेके जाना है, तो वो यूनिटी के फैक्टर को कैटर कर लेता है। और डिसिप्लिन यदि हम मानना है कि यदि हम 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा, जो कि 8वीं क्लास का बच्चा तकरीबन कितना 13-14 साल का होता है, 9वीं क्लास का बच्चा 14-15 साल का होता है, यदि उस स्टेज के अंदर उसके अंदर डिसिप्लिन अच्छी तरह से लेके आ जाएंगे तो आने वाले सालों में वो एक देश का अच्छा नागरिक बन सकता है। तो इसलिए एनसीसी का महत्व, चाहे वो स्कूल का कैडेट हो चाहे वो कॉलेज का कैडेट हो, उस छात्र जीवन में बहुत महत्वता रखता है। जी सर, एनसीसी में शामिल होने की प्रक्रिया क्या है? अगर जो युवा हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो या कॉलेज में हैं, वो अगर ये जानना चाहें कि इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं, कैसे इसमें शामिल हुआ जा सकता है? एनसीसी के अंदर 2 डिवीज़न है, एक तो जूनियर डिवीज़न है, एक सीनियर डिवीज़न है। जूनियर डिवीज़न में स्कूल के अंदर होता है, ये 2 साल का ट्रेनिंग है, जिसके अंदर जेडी जूनियर डिवीज़न जो कि लड़के होते हैं, और जेडब्ल्यू जूनियर वुमेन, यानी कि जिसमें लड़कियां होती हैं। तो 8वीं क्लास में हम ये बच्चों को लेते हैं, तो 8वीं 9वीं के क्लास के बच्चे जेडी जेडब्ल्यू की कैटेगरी में आते हैं, डिवीज़न में आते हैं, और इनको 2 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। जब ये 2 साल का ट्रेनिंग करते हैं तो इनको ए सर्टिफिकेट मिलता है। इस 2 साल की ट्रेनिंग में पहले साल की ट्रेनिंग के अंदर कोई इनका कैंप नहीं होता है, पर सेकेंड ईयर की ट्रेनिंग में इनका कंपलसरी कैंप होता है। इसके अंदर भिन्न प्रकार का सिलेबस है, यानी कि एक हमारा कॉमन सिलेबस होता है और एक सर्विस सिलेबस होता है। यानी कि कॉमन सिलेबस के अंदर उसके भिन्न प्रकार की क्लासेस हैं, हेल्थ एंड हाइजीन की है, नेशनल इंटीग्रेशन है, डिसिप्लिन है, सो भिन्न प्रकार की हैं, जो कि हमारे एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स होते हैं, जो कि उस स्कूल के ही टीचर होते हैं, पर उनको डिटेल किया जाता है। एनसीसी के अंदर 2 एकेडमी हैं जहाँ पे हम एएनओस को, यानी एसोसिएट एनसीसी को ट्रेन करते हैं। कामटी के अंदर मेल एएनओस को ट्रेन करते हैं, और ग्वालियर के अंदर, ओटीए ग्वालियर के अंदर फीमेल एएनओस को ट्रेन करते हैं। तो ये 2 साल का ट्रेनिंग पाने के बाद एक जूनियर डिवीज़न का कैडेट, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है और उसको ए सर्टिफिकेट मिलता है। इसी प्रकार जो दूसरी डिवीज़न हमारी सीनियर डिवीज़न है, जिसके अंदर एसडी यानी कि लड़के और एसडब्ल्यू यानी कि लड़कियां हिस्सा ले सकती हैं। सीनियर डिवीज़न की ट्रेनिंग 3 साल की होती है। सीनियर डिवीज़न एक इंडिविजुअल या तो 11वीं क्लास में भी शुरू कर सकता है और या फिर कॉलेज में भी शुरू कर सकता है। 11वीं क्लास में हमने इसलिए इसको दिया रखा है कि ताकि इसके सीनियर डिवीज़न के अंदर सर्टिफिकेट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले बी सर्टिफिकेट है और उसके बाद सी सर्टिफिकेट है। यदि कोई कैडेट सिर्फ 11वीं में हिस्सा लेता है और 11वीं 12वीं में कर लेता है तो बी सर्टिफिकेट लेके भी जा सकता है, और जो उसका सी सर्टिफिकेट बच गया उसके लिए वो कॉलेज में जाके 3rd ईयर की एनसीसी को लेगा और अपना सी सर्टिफिकेट पूरा कर लेगा।
यदि किसी कारणवश, क्योंकि पहले बोर्ड के एग्ज़ाम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, आप जानते हैं 12वीं के 10वीं के एग्ज़ाम की और 12वीं के एग्ज़ाम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए हमने जूनियर विंग को 8वीं 9वीं में रखा था, 10वीं को खाली छोड़ रखा था। और सीनियर डिवीज़न में जो वॉलंटियर होते थे हम बोलते थे कि आप आ जाइए, अदरवाइज़ आप सीनियर डिवीज़न कॉलेज में जाके शुरू कर लीजिए, क्योंकि सीनियर डिवीज़न 3 साल की ट्रेनिंग है। इसलिए जब बच्चा कॉलेज में भी जाता था तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में वो बी सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग लेता था और थर्ड ईयर में वो सी सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग लेता था। तो इसी जैसे कि जूनियर और डिवीज़न में होता था, फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग SDSW के अंदर भी कोई कैंप नहीं होता है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर ही कैंप होते हैं। जब वो बच्चा 2 साल की ट्रेनिंग कर लेता है, सेकेंड ईयर में एक कैंप कर लेता है, तो उसका रिटन एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जिसके तहत क्वालिफाई करने के बाद उसको बी सर्टिफिकेट मिलता है। बी सर्टिफिकेट ग्रेजुएट करने के बाद वो सी सर्टिफिकेट के लिए जाता है, जब वो थर्ड ईयर की कॉलेज में आ जाएगा या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में होगा। सी सर्टिफिकेट लेने के लिए बी सर्टिफिकेट कंपलसरी है, पर बी सर्टिफिकेट लेने के लिए ए सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। तो यदि हो सकता है कि बच्चा स्कूल में बाद NCC ना ज्वाइन करना चाहे तो उसको ए सर्टिफिकेट के साथ ही ऑर्डर हो जाएगा, पर यदि किसी को सी सर्टिफिकेट लेना है तो उसको बी सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूटी है उसकी ट्रेनिंग की। और सी सर्टिफिकेट जब भी पूरा कर सकता है यदि उसने 2 साल की ट्रेनिंग ले रखी हो। तो बी सर्टिफिकेट पूरा करने के बाद ऑटोमेटिकली वो सी सर्टिफिकेट लिए चला जाता है। सी सर्टिफिकेट जब पूरा कर लेता है उसके दौरान भी उसको 2 कैंप करने होते हैं तीसरे साल में। एक कोई सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप हो सकता है और एक उसका ATC हो सकता है। वो पूरा करने के बाद उसको इंडिविजुअल को सी सर्टिफिकेट मिल जाता है। नाउ अभी इसमें से मेन जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि इन A, B और C सर्टिफिकेट का महत्व क्या है। इनका बहुत महत्व है। इसके हेल्प से आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर एज अ अग्निवीर भी जा सकते हैं और एज एन ऑफिसर भी जा सकते हैं। पर यदि आपने ऑफिसर के लिए जाना है तो आपको सी सर्टिफिकेट कंपलसरी है, आपने किया होना चाहिए। वो भी उस सर्टिफिकेट के अंदर भी ABC तो सर्टिफिकेट है, उसके अंदर ग्रेडिंग होता है, A ग्रेडिंग, B ग्रेडिंग एंड C ग्रेडिंग। सी के अंदर भी, हाँ जी, उसके अंदर भी ग्रेडिंग है। जैसे आपकी परसेंटेज होता है कॉलेज में आपको मिलता है ना, आपको फर्स्ट डिवीजन 75% हुआ तो आपको फर्स्ट डिवीजन मिल गई, यदि 60 से 75 के बीच में सेकंड डिवीजन होगी और फिर थर्ड डिवीजन होती है। तो चाहे आप उसको फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन बोल लीजिए, आर्मी पार्लेंस में उसको लैंग्वेज में उसको ग्रेडिंग बोलते हैं कि अल्फा ग्रेडिंग, ब्रावो ग्रेडिंग और चार्ली ग्रेडिंग। यदि आपने NCC के सी सर्टिफिकेट का पूरा फ़ायदा उठाना है और NCC में आप मतलब कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो C के सर्टिफिकेट के अंदर आपका कम से कम B ग्रेडिंग होना चाहिए। B और A ग्रेडिंग वालों को ही ये सुविधा स्पेशल स्कीम एंट्री की, NCC स्पेशल स्कीम एंट्री की सुविधा उपलब्ध है, जिसके अंदर आप आर्मी की SSB के लिए जा सकते हैं, एयरफोर्स की SSB के लिए जा सकते हैं और नेवी की SSB के लिए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यदि आप C सर्टिफिकेट होल्डर हैं और आपका B या A ग्रेडिंग है तो आप डायरेक्टली SSB के लिए जाएंगे, आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। अच्छा, रिटन एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट है तो डायरेक्ट उसमें। बिल्कुल। पर यदि आप CDS के लिए जाते हैं या OT के लिए जाते हैं तो आपको पहले रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है। यदि रिटन एग्ज़ाम आप जो नॉन NCC कैडेट है तो आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब रिटन एग्ज़ाम पास हो जाता है फिर आपको वो SSB के लिए कॉल लेटर देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है NCC कैडेट के लिए कि वो उसकी मदद से अपना डायरेक्टली SSB के लिए जा सकता है। नाउ आप जानते हैं कि आजकल अग्निवीर की प्रक्रिया भी बिल्कुल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में अग्निवीर वो जाते हैं। नाउ अग्निवीर का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं का क्वालिफिकेशन। आपको 10वीं पास होना चाहिए, उसी के बाद ही आप अग्निवीर के लिए भर्ती के लिए जा सकते हैं। तो जब आप 10वीं पास हैं और आप अग्निवीर के लिए जा रहे हैं तो यानी कि आपने सिर्फ, यदि आपने NCC लिया था तो आपने सिर्फ A सर्टिफिकेट किया होगा। तो यानी कि उसमें सिर्फ आपने 8वीं 9वीं में यदि NCC की है उसके बाद 10वीं कर लिया, आप अग्निवीर के लिए चले गए, पर आपको फिर वो B और C सर्टिफिकेट का एडवांटेज नहीं होगा, पर A सर्टिफिकेट एडवांटेज उसको है। ठीक है, यानी कि यदि आपने A सर्टिफिकेट किया है तो आपको 2% एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, B किया है तो 3% एडिशनल मिलेंगे और यदि C किया है तो 5% एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। तो यदि वो कोई अग्निवीर के लिए जाना चाहता है तो उसको भी A सर्टिफिकेट का फ़ायदा है। पर एज लिमिट ऐसा है कि यदि आपने B सर्टिफिकेट ज्वाइन भी कर रखा है तो हो सकता है कि कुछ लोग उसके बाद भी
आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी जब 12वीं क्लास ख़त्म कर ली हाँ, है या किसी ने एनसीसी 11वीं 12वीं में लिया है तो हो सकता है उसको बी सर्टिफिकेट के ऊपर भी अग्निवीर के लिए चला जाए, क्योंकि अभी भी उसकी एज लिमिट है, एज लिमिट है। अभी लिमिट के अंदर है। बिल्कुल। तो वो अपना बी सर्टिफिकेट के साथ भी अग्निवीर जा सकता है, सी सर्टिफिकेट के साथ भी अग्निवीर जा सकता है, क्योंकि अग्निवीर की अभी भी एज के अंदर वो होगा। जी जी। सर, इसमें आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, युवाओं को क्या फ़ायदा हो सकता है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्मी में और अग्निवीर में जाने के लिए। कुछ कॉलेज ऐसे प्राइवेट भी हैं जो कि एनसीसी चलाते हैं। ये अगर जिनके पास नहीं है एनसीसी, वो किस तरह से अपने कॉलेजों में शामिल करवा सकते हैं, या सभी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें भी सभी में नहीं है, कुछ में रहता है, तो कैसे इसकी प्रक्रिया एनसीसी क्या का रहती जो एनसीसी में 3 टाइप के वो हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। जी फर्स्टली जो तो गवर्नमेंट जी इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर हैं सेल्फ फाइनेंस, और फिर हैं फुली सेल्फ फाइनेंस। पुलिस? तो 3 टाइप की कैटेगरी के हमने अभी प्रावधान है उसके अंदर एनसीसी ज्वाइन करने का। जी गवर्नमेंट कॉलेज तो वेरी क्लियर है कि उसमें सारे फाइनेंसिंग क्या होगी उसकी, गवर्नमेंट की होगी। जी जो सेल्फ फाइनेंसिंग वाले हैं वो क्या है, प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल भी हो जी सकते हैं, जी सर। पर उसके अंदर जो एनसीसी ट्रेनिंग के टाइम, एटीसी के टाइम या एनुअल ट्रेनिंग कैंप के टाइम या उनके टाइम पैसा खर्च होता है मेसिंग का या उनका बच्चों का आने जाने का, टीएडीए का, वो स्कूल और कॉलेज देता है। जी पर जो इंस्ट्रक्टर हैं जी उसको कैंप को चलाने के लिए या उनकी ट्रेनिंग चलाने के लिए वो आर्मी एनसीसी देती जी है। जी ठीक है, एएनओ तो उनको स्कूल और कॉलेज को अपना देना पड़ेगा, जी पर जो पीआई स्टाफ है वो जी एनसीसी से जाता है। जी पर जो फुली सेल्फ फाइनेंसिंग है उसके अंदर वो प्राइवेट कॉलेज और स्कूल्स को अपना जो उनका पीआई स्टाफ भी है वो खुद एक्स सर्विसमैन हायर करने पड़ते हैं। जी तो उसमें एनसीसी और एज ए ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व नहीं है जी कि उनको पीआई स्टाफ भी देना। जी तो उनको अपना एएनओ भी रखना पड़ेगा। जी कोई भी यदि स्कूल है तो उनको स्कूल का टीचर, यदि कॉलेज है तो प्रोफेसर या जो भी है जी उनको रखना पड़ेगा। जी और पीआई स्टाफ के लिए भी उनको एक्स सर्विसमैन को हायर करना पड़ेगा। जी तो ये इन 3 कैटेगरी में ये मेजर डिफरेंस है। जी पर आने वाले सालों में जब एनसीसी का विस्तार हो जाएगा जी तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज की तरह जो सेल्फ फाइनेंसिंग है, फुली सेल्फ फाइनेंसिंग है, वो भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरह उनकी पूरी फाइनेंसिंग जी सरकार जी की तरफ से जी। हो। सर, विस्तार की बात आप कर रहे हैं, किस तरह का एनसीसी का विस्तार की क्या कार्य योजनाएं हो सकती हैं, या हैं, या पाइपलाइन में है अगर हम कहें इसमें? एनसीसी आज की डेट में यदि देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर 17 लाख की एनसीसी है, यानी कि ये 17 डायरेक्टरेट जो हैं, इन पूरे डायरेक्टरेट्स के अंदर 17 लाख कैडेट आज की डेट में हैं। जी 3 साल पहले ये 15 लाख थे, फिर जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 15 अगस्त के लाल किले से अनाउंस किया कि एनसीसी का विस्तार 2 लाख से और किया जाएगा। जी तो वो जो 2 लाख का विस्तार था वो हमारा कोस्टल एरिया और बॉर्डर एरिया में किया गया। जी वो फेज़ हमने कंप्लीट कर दिया, तो यानी कि हम 17 लाख पे ऑलरेडी जी आ गए हैं। अभी फिर एक मैंडेट आया एनसीसी के बाद पास पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कि एनसीसी का और भी विस्तार किया जाए। तो अभी हम एनसीसी को 17 लाख से 25 लाख तक लेके जाएंगे। जी। पर ये मतलब कि आप सोचें कि एक ही दिन में हम कोई हाँ, नहीं। इतना विस्तार कर सके जी, तो नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लॉजिस्टिकली, जी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इन अ फेज मैनर इसको 17 लाख से हम 25 लाख पे लेके जाएंगे। 2023 अब चल रहा है, 2024 अगला साल जैसे ही ट्रेनिंग ईयर शुरू होगा या फाइनेंशियल शुरू हो गया 1 अप्रैल से हमारे विस्तार के पायलट प्रोजेक्ट की यूनिट्स का विस्तार शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाए। तो 2024 से हम इसको विस्तार को शुरू करेंगे और 2034 तक ये विस्तार हमारा पूरा जी हो जाना चाहिए। जी। सर, आपने एक बहुत बड़ा नंबर है ये 17 लाख का जो आपने बताया, और हम पिछले कई सालों में जो देख रहे हैं, अभी हमने कोरोना का भी दौर देखा है, आपदा की बात की जाती है, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है। आपदा में किस तरह की जो एनसीसी कैडेट हैं, 17 लाख बहुत बड़ा नंबर है, इनकी क्या भूमिका रहती है, इस पर आप किस तरह प्रकाश डालेंगे? कोरोना काल आप सभी को सभी जानते हैं कि एक ऐसी महामारी थी जिसके अंदर ना सिर्फ भारत बल्कि जी पूरा विश्व उसकी चपेट में आ गया था। जी काफ़ी ख़तरनाक बीमारी थी।
एनसीसी के कैडेट जैसे मैंने बताया आपको 2 डिवीज़न में बांटे जाते हैं, जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न। जूनियर डिवीज़न के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 8वीं 9वीं क्लास के थे। सीनियर डिवीज़न के लोग फिर भी कॉलेज के बच्चे। कॉलेज के बच्चे। तो जब ये कोरोना काल आया तो एनसीसी ने भी अपने कैडेट्स को वॉलंटियर होने के लिए बताया था कि हम भी वॉलंटियर होंगे और देश की मदद करेंगे ताकि इस कोरोना काल को यानी उसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सके। तो जब दिल्ली के अंदर स्पेशल ग्रुप बनाए गए थे जिसके अंदर एनसीसी ग्रुप नंबर 4 में आई थी, जिसके सेक्रेटरी एमएसएमई के सेक्रेटरी थे मिस्टर पांड्या, वो हेड कर रहे थे। और जितनी भी एक्टिविटीज़ बताई जाती थी, जो फ्रंट लाइन वर्कर थे, यानी फ्रंट लाइन वर्कर में उसमें क्या आगे थे आपके सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हॉस्पिटल्स, आंगनवाड़ी के वर्कर, सारे फ्रंट लाइन वर्कर आ गए। तो एनसीसी को सेकंड लाइन ऑफ उसमें आगे थे। ठीक है, तो जब सेकंड लाइन में आए तो एनसीसी ने एक अपनी एक्सरसाइज चलाई जिसको हमने नाम दिया था एक्सरसाइज एनसीसी योगदान। तो योगदान हमने नाम दिया, जिसके अंदर हमारे सीनियर डिवीज़न के कैडेट्स यानी कि एसडी कैडेट्स और एसडब्ल्यू कैडेट्स ने हिस्सा लिया। उसके अंदर हमने उनको इंश्योरेंस कवर भी दिया था कि यदि उनको कुछ हो जाता है ताकि वो, बिकॉज पेरेंट्स के लिए एक बड़ा वो मुद्दा था कि हमारे बच्चों को कुछ हो गया, छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल सर, तो क्या होगा। तो इंश्योरेंस कवर भी दिया गया और उनको किटिंग भी दी गई, पूरा किट भी किया हमने। और इन बच्चों का इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क के लिए किया गया। फर्स्टली कि जैसे कि आप जानते हैं कि उसमें मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन था, खाने राशन का डिस्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि सभी लोग बाहर नहीं आ सकते थे। तो एनसीसी के कैडेट्स ने जगह जगह यहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत होती थी वहाँ मेडिसिन पहुँचाते थे, यहाँ खाने की ज़रूरत होती थी वहाँ खाना पहुँचाते थे। और उसके अलावा ओल्ड एज होम्स, वहाँ पे भी जाके एनसीसी के कैडेट ने बहुत योगदान दिया, बिकॉज ये ओल्ड एज होम के अंदर जो वृद्ध लोग थे दे वर नाउ टोटली आइसोलेटेड। बिल्कुल, ना तो अपने वो बच्चों से मिल पाते थे, ना किसी से मिल पाते थे। तो उस कमी को पूरा करने के लिए एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने ओल्ड एज होम में जाके भी बड़ा अच्छा किया। उसके बाद जब ये पहला फेज़ ख़त्म हुआ, फिर वैक्सीनेशन का फेज शुरू हो गया था। तो वैक्सीनेशन के फेज़ के अंदर भी एनसीसी कैडेट्स ने एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के अंदर बहुत अच्छा काम किया, ताकि क्यू फॉर्मेशन, फॉर्म भरना, लोगों को जागरूकता करना, तो उसमें भी एनसीसी कैडेट्स ने वैक्सीनेशन की ड्राइव के अंदर बहुत अच्छा काम किया था कोरोना के टाइम। आपदा का आपने बोला, एनसीसी इज़ यू कैन से वी आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, बिकॉज अदरवाइज़ अभी क्या है, देश के अंदर काफ़ी तरक्की हो गई है। आपका एनडीआरएफ फॉर्म हो गया है, एसडीआरएफ फॉर्म हो गया है। दे आर एक्चुअली सपोज टू बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ है। पर क्योंकि हमारा सिलेबस ऐसा है, हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि हम हर एनसीसी कैडर को डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर भी ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि एनडीआरएफ और यदि एसडीआरएफ की बटालियंस देखें, अभी लिमिटेड बटालियंस हैं, उनकी फुटप्रिंट हर जगह नहीं है, पर एनसीसी कैडेट्स का फुटप्रिंट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सही। तो अभी यदि फ्लड आना है या अर्थक्वेक आना है, वो तो किसी पूछ के तो आएगा नहीं कि यहाँ पे एनडीआरएफ तो मैं वहीं आऊँगा या एसडीआरएफ वहाँ आएगा। तो यहाँ पे भी आता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इससे पहले कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वाले आएँ, एनसीसी कैडेट्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ आ जाती है और फिर हम सिचुएशन उनको हैंड ओवर कर देते हैं। और फिर उसके अलावा जब हमारी यहाँ ज़रूरत पड़ती है, एनसीसी के कैडेट्स इस्तेमाल में आते हैं। आपदा के दौरान अभी जब ये हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, इनका एक डाटा बैंक बन जाता है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के पास या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कि ये बच्चे हैं जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ट्रेंड हैं। 3 साल की एनसीसी की ट्रेनिंग हो जाएगी तो वो तो एक्स कैडेट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। पर आपदा वालों ने इनको एक लाइफ लॉन्ग किटिंग भी इशू कर रखा है, जिसके अंदर एक सीटी होता है या बाकी किटिंग है, यूनिफॉर्म ड्रेस है या जूता है, वो इन्होंने परमानेंट कैडेट्स को इशू है और इनका एक डाटा बैंक उनके पास अवेलेबल है। जब भी कोई आपदा आएगी, जो तो एनसीसी के कैडेट हैं वो तो ऑटोमेटिकली दे विल गेट डिप्लॉयड, ओके, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ वो तो लग जाएंगे। पर जो कैडेट एक्स कैडेट हो गए हैं पर जिनका डाटा बैंक है, उनका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी कांटेक्ट करके
बुला सकती है। जी। और एसडीआरएफ या एनडीआरएफ आए उससे पहले ये पहले लोगों ये को बच्चों डिप्लॉय को कर देते होंगे, डिप्लॉय कर हो देते हैं, जाते ताकि फिर वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जी। के लिए आसान भी हो जाता है, जी। क्योंकि उसके ऊपर बिल्डअप करना। बिल्कुल। तो हम मानते हैं कि हमारी दी हुई ट्रेनिंग जी। इस काम के लिए जी। बहुत अच्छे से मानवीय काम पहलू आती के हिसाब से बहुत है। महत्वपूर्ण है कि बिकॉज वो जो पहला घंटा होता है, जी जी ठीक है, उसके बहुत अंदर मुश्किल, सबसे मुश्किल होता मुश्किल है, वही रहता या है। पहले 2 या 3 घंटे होते हैं, इससे पहले एनडीआरएफ जी। पहुंच पाए या जी। एसडीआरएफ पहुंच पाए, तो जो उसके दौरान यदि एक्स एनसीसी कैडेट्स उनकी मदद कर सकें, उनको बचा सकें, जी। चाहे वो फर्स्ट एड की कार्रवाई हो, जी। क्योंकि हमारे बच्चे फर्स्ट एड में भी ट्रेंड होते हैं, बिल्कुल। तो दैट गोल्डन आवर जी। वी वांट टू एक्सप्लॉइट, कि जिसके अंदर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानों को बचाया जा सके एज अ ह्यूमन कॉज। जी बिल्कुल। सर, आपसे क्योंकि वक्त अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है इस कार्यक्रम में, तो मैं आपसे अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा कि क्या अब वो वक्त आ गया है कि एनसीसी कंपलसरी की जाए? 70 के दक्ष में 70s के में एक बार डिसाइड हुआ कि एनसीसी सबके लिए कंपलसरी हो। जी। उस समय एनसीसी को कंपलसरी किया भी गया, और हमारी तादाद थी वो तकरीबन उस समय इट वेंट इनटू 75 लाख और समथिंग लाइक दैट, करोड़ से कम आसपास हो गई थी, या इट क्रॉस 4 करोड़ के आसपास चली गई थी। पर फिर एनसीसी, देखिए एनसीसी का जब भी ट्रेनिंग देना होता है या एनसीसी को सस्टेन करना होता है, उसमें आपका पैसा लगता है सरकार का, ठीक है। आपने एनसीसी कैडेट को कपड़ा लत्ता भी देना है, ठीक है, जूता भी देना है, बिल्कुल। आपने उसको ट्रेनिंग भी देना है। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी तादाद में यदि आप एनसीसी कंपलसरी कर देंगे, तो आज की देश में एनसीसी एज अ ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर दैट। ना तो आपके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। और ना ही आपके पास उतनी फंडिंग है कि आप हर स्टूडेंट को, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो या कॉलेज का स्टूडेंट हो, उसको कंपलसरी एनसीसी ट्रेनिंग दे सके। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये जो एक्सपेंशन का मैंने आपको बताया, ये हुक्म उधर से आया था कि एक स्टडी ऑर्डर की गई थी प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कि आप पता करिए, मतलब कि यहाँ ये डिटेल्स निकालिए या स्टडी करके बताइए कि एनसीसी का एक्सपेंशन कितना हो सकता है। उनका भी मानना था कि इसको हम 1 करोड़ से ज़्यादा लेके जा सकते कि नहीं जा सकते। उस समय जो मैं पहले बताया, उस समय 4.5 करोड़ की तादाद हो गई थी जब कंपलसरी करने की कोशिश की थी। तो जब इस स्टडी ने ये स्टडी पूरे देश में गई, भिन्न भिन्न जगह पे, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, और जब इसकी आउटकम आई तो उसमें आया कि इसको हम कंपलसरी अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ नॉट देयर। सो इसीलिए अभी इस डिसीजन लिया कि हम इसको 25 लाख तक लेके धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पर कब तक ये हो जाएगी, बिकॉज यदि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो मेरा डायरेक्टरेट है, मेरे पास आज की डेट में 1,05,000 कैडेट हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला के। और यदि हम देखा जाए तो सिर्फ छत्तीसगढ़ ने अपना ट्रेनिंग एरिया बना दिया है, ट्रेनिंग नोड बना दिया है, जो कि लखोली में है, रायपुर के पास में। मेरे पास 6 डायरेक्टरेट के अंदर 6 ग्रुप हैं, 5 मध्य प्रदेश में और 1 छत्तीसगढ़ में। और हमारा मानना है कि अभी इनिशियली यदि हम हर ग्रुप के अंदर भी एक ट्रेनिंग एरिया बना देंगे तो एनसीसी की ट्रेनिंग देना उतना आसान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने अपना ट्रेनिंग एरिया बना लिया है, लखोली में बन गया है, पर 5 जो ग्रुप मध्य प्रदेश के अंदर है, अभी तक हमारा एक भी ट्रेनिंग एरिया नहीं बना है। तो यदि आप कंपलसरी करना चाहते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, बड़े लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि एक ट्रेनिंग एरिया को बनाने के लिए कम से कम 10 एकड़ का तो ज़मीन चाहिए होता है, और दूसरा उसमें कम 20 से 25 करोड़ रुपए का खर्चा आता है उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का। तो आज की डेट में वी आर नॉट गियर्ड कि पूरे देश के अंदर हम पूरे स्टूडेंट्स को, व्यवहारिक है ये, मतलब अभी नहीं, संभव नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो और लेकिन धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बिकॉज जैसे मतलब कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लेंगे, पर ट्रेनिंग देने के लिए फिर आपको जो मैन पावर है, आज की डेट में जितने भी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर या ऑफिसर्स आते हैं, सारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से आते हैं। तो इंडियन आर्मी की तादाद से ज़्यादा तो एनसीसी के कैडेट्स की तादाद है। तो यदि इतने स्केल पे आप बढ़ा देंगे तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो देन वी हैव अ डिफरेंट मॉडल्स हैं कि यदि बढ़ती भी है, एक्सपेंशन होगा, तो उसके अंदर क्या मॉडल फॉलो करना है ताकि आर्मी, एयरफोर्स के ऊपर इतना लोड ना आए, बिकॉज उनका मेन मुद्दा है लड़ाई लड़ना देश की सुरक्षा के लिए। तो मॉडल्स हैं वो हम फॉलो करेंगे, पर देखते हैं कितने हद तक हम इसको और एक्सपेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत
धन्यवाद सर, शुक्रिया। आपने इतना डिटेल में युवाओं को सारी जानकारी दी, उसकी भर्ती प्रक्रिया से लेकर एनसीसी के वहाँ के सर्टिफिकेट्स और वो किस तरह से आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस या अग्निवीर में किस तरह से मदद कर सकते हैं, और पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और आपदा में भी किस तरह से कैडेट काम आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।